आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खबरों को तफसील से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई। दूसरे मरहले में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। नौजवान, बुजुर्ग अफराद और खवातीन समेत पहली मरतबा वोट डालने वालों में भी खासा जोश देखा गया। इस मरहले में 6 अजला की 26 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। जम्मू, रियासी, राजौरी और पुंछ अजला के साथ साथ कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में पोलिंग हुई। 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। पोलिंग के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। खवातीन के लिए कई मखसूस पोलिंग मराकज कायम किए गए। उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना, सैयद अल्ताफ बुखारी, तारिक हमीद कर्रा, आगा सैयद मुंतजिर, सरजान बरकाती, शमीम फिरदौस, चौधरी जुल्फिकार अली, मुजफ्फर शाह, मोहम्मद शफी वानी जैसे कई अहम लीडरान की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। पहले तो बहुत थी, अब नहीं है। अब हमारे गांव में गाड़ियां भी जाती हैं, रोड भी बन गई है। सिर्फ पानी की थोड़ी बहुत समस्या है। बिजली भी आती है पर किराया उसका बहुत ज़्यादा है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इलेक्शन भी बहुत क्रिटिकल इलेक्शन है, बहुत देर के बाद हो रहा है। और बात जहाँ तक है वो सबसे बड़ा कंसर्न था नेशनल सिक्योरिटी का, जो कि मैं पहले भी श्रीनगर जाता रहा हूँ 2014 से पहले, और अभी भी हर 3-4 महीनों में श्रीनगर जाता हूँ। जो इंसान भी 2014 से पहले श्रीनगर गया है और जो अब जाता है उसको कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ एस्पेक्ट देखने की। उम्मीदें सर देखो सरकार का जहाँ तक है वो सबका साथ सबका विकास है। और देखो जो डिमांड्स हैं वो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। डिमांड्स तो बढ़ती जाएंगी, दिन प्रतिदिन जो है हर एक की डिमांड बढ़ती है। और दूसरा देखो आज का जो वोटर है वो समझदार है, उसको पता है कि हमने किसको वोट देना और हमारा विकास कहाँ होगा। महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, यहाँ भी है। क्या चाहते हैं सरकार से? बस सहूलत चाहते हैं, बच्चों को नौकरियाँ चाहते हैं। हमें नौकरियाँ चाहिए, बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगार हैं सभी। पानी की किल्लत है, पानी नहीं है हम लोगों को, कोई हैंडपंप नहीं है, कोई खो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। नौजवानों ने आज के इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना पार्ट प्ले किया है। चाहे वो कैंडिडेट्स के तौर पे उन्होंने अपना दावा पेश किया किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने। आज के डेट में भी नौजवान जो है वो अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं इस पोलिंग में। उम्मीद है यही बिजली होगी, बिजली होनी चाहिए, बाकी सड़क होनी चाहिए अच्छी। बाकी जो हमारे भाई बहन बाहर है वो आना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए। मैं यही सोच कर आया हूँ कि कश्मीर खुशहाल रहे, अमन अमान रहे, तरक्की रहे। जवान जो बेरोजगार है उनके लिए खास एजेंडा होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पढ़े लिखे यूथ से। और सबसे बड़े अहम चीज जो है, सबसे बड़ा पीस की डिग्निटी, और हम अमन अमान चाहते हैं। शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि डेमोक्रेसी एक बार फिर सर्वाइव करी जम्मू कश्मीर में। और काफ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी माना हुआ डेमोक्रेसी में हमेशा हर बार यहाँ पे 70% से ज़्यादा वोटिंग होती है। और उम्मीद है कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो लोगों के हक में बात करेगी, जो भी इश्यूज़ हैं वो एड्रेस होंगे, चाहे वो पावर्स इशू हैं, जो भी हेल्थ के सेक्टर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी। कई ममालिक के सिफारतकारों के वफ्द ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। वफ्द ने असेंबली इंतखाबात का मुकम्मल जायजा लिया। अमेरिका, मैक्सिको, गयाना समेत कई ममालिक के नुमाइंदे वफ्द में शामिल रहे। उन्होंने लालचौक असेंबली हल्के के कई पोलिंग स्टेशनों का भी मुआयना किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करेगी और जहां हमारे उम्मीदवार नहीं है वहां कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत बनेगी। उमर का कहना है कि कोई पार्टी या उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। उमर अब्दुल्ला ने गैर मुल्की मंदूबीन के वफ्द के हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि जब यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के बारे में तबसरे करते हैं तो हुकूमत कहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं चाहते। अगर मुदाखलत की जरूरत नहीं तो फिर इन्हें यहाँ क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे भी यहाँ के लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि वो हुकूमत से खुश हैं। हुकूमत ने यहाँ के लोगों को परेशान करने और हरासा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बाहर
से सिफारतकार लाए जा रहे हैं तो बाहर से सहाफी क्यों नहीं लाए जा रहे? ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें वोट देने की आदत नहीं, श्रीनगर के लोगों को 35 साल से वोट डालने की आदत नहीं है और यहाँ ये सब दोबारा सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबको एमएलए से काम मांगने का हक है जो वोट के जरिए दिया जाएगा। बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उधर गैर मुल्की मंदूबीन और गैर मुल्की सहाफियों के बारे में उमर अब्दुल्ला के बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमें जमहूरियत की फिक्र करनी चाहिए। लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि लोग अपने हुकूक का इस्तेमाल करें और जमहूरी अमल में अपना हिस्सा डालें। पहले कहा कि ये जनता का चुनाव है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का चुनाव ही नहीं है, ये सिर्फ भागीदारी का चुनाव है, जमहूरियत का चुनाव है और हमें आउटकम से मतलब होना चाहिए। अगर जनता अपने से वोट देने आगे आ रही है और वोट दे रही है तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इलेक्शन। आउटकम इज व्हाट मेजर्स। जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर कि परिणाम में ही प्रमाण है। अगर लोग वोट देने आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पीसफुली दे रहे हैं, बस ठीक है, हमारा इलेक्शन बढ़िया है। उधर जेके पीसीसी के सदर और शालिटैंग श्रीनगर असेंबली हल्के के पार्टी उम्मीदवार तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कर्रा ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करना, और अब आइए सीधे आपको इलेक्शन कमीशन की पीसी में लिए चलते हैं जो इस वक्त बयान दे रहे हैं। 2022 में डिलिमिटेशन हुआ, जिससे चलते कि असेंबली का नाम भले ही सेम रहा होगा लेकिन उसका नक्शा जो है बहुत सारे असेंबलीज में अलग रहा है। तो उससे चलते जो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव का मतलब इतना ही है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, उसमें एग्जैक्ट नेस जो है आप मत एक्सपेक्ट कर लीजिए और आप भी जानते हैं वो लाना मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टनेस आ जाएगा। जो हमारा लोकसभा इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुआ है उसमें, जिसमें कि सेम असेंबली सेगमेंट्स थे, भले ही वो पार्लियामेंट के लिए रिजल्ट्स बना था लेकिन सेम असेंबली सेगमेंट्स, टेरिटोरियल एक्सटेंट सेम था। तो लेटेस्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं उसके साथ जो है आप एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो अप्रैल मई में हुए, 2 एक्सक्लूसिव और 1 हाफ फेज जो वैली का हुआ था, और आज जो फेज हुआ है उसको, उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, तो लोकसभा में इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में पोल परसेंटेज 52.17% रहा था, और अभी जो है असेंबली का इन 6 जिलों की जो 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इनका मैं मिजान करूं तो ये 56.05 जाता है। ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ एक फ्रैक्शनल अपवर्ड रिवीजन हो सकता है। टोटल प्रोसेस को ऑनरेबल कमीशन की साइड से ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजू कुमार, उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर श्री गणेश कुमार जी और डॉक्टर एस संधू, उन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया, सुपरवाइज किया और गाइड किया। 100% पोलिंग स्टेशंस में सीसीटीवी लेस वेबकास्टिंग हुई थी
और वेबकास्टिंग की फीड ना सिर्फ डीओ लेवल, सीओ लेवल, बल्कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल पर भी दी गई थी। वहां से भी कमीशन और उनके जो सीनियर अफसर्स है उन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशंस में जो गतिविधियां हो रही है उस पर भी निगरानी रखी और जहां जहां जरूरी लगा वहां वहां हमें इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल करवाए। ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये पोल पीसफुल तरीके से हुआ। डेफिनेटली कुछ एक इंस्टांसेस है, मैं एग्री करता हूं, जहां कैंडिडेट या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट्स ने हमारी पोल पार्टीज या कहीं सीएपीएफ्स के साथ कुछ उनके साथ बात हुई, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट्स नहीं रहा कि जिससे चलते कि मुझे किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अब तक के हिसाब से कोई रिपोर्ट्स या उसका अंदेशा नहीं कि रिपोल करने की जरूरत पड़े। ओवरऑल जो 3502 पोलिंग स्टेशन रहे, 3502 पोलिंग स्टेशन में कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए सिंगल डिजिट्स में पोल हुआ है। हर एक पोलिंग स्टेशन में जो है बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया और कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं रहा कि जहां मान लीजिए कोई पोल नहीं हुआ, नील वोट परसेंटेज रहा वाला कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। श्रीनगर खास करके जो पूरे यूनियन टेरिटरी की एक कैपिटल है और इस सिटी में जो लोकसभा इलेक्शंस के दरमियान जो पोल परसेंटेज रहा था उसको भी हमने जो है तकरीबन 5% से क्रॉस किया हुआ दिखता है। 24.83% जो है श्रीनगर में लोकसभा के दरमियान पोल हुआ था, जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन से हायर था उसको जो है असेंबली इलेक्शंस में अभी जो आज जो हुआ उसमें हमने तकरीबन 5% से क्रॉस किया। तो जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसमें उन्होंने आज यानी दूसरे मरहले की हुई पोलिंग की तफसीलात दे रहे थे। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। म्युनिसिपल कमेटी से काम पड़ता है और पिछले 10 साल से लोग फैमिली आईडी के अंदर आधार कार्ड के लिए, हाउस टैक्स के लिए इनके लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कमेटी गई है। अगर शहर की बात करें, कमेटी में कोई भी किसी को काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, सीएससी सेंटर में, ये कोई भी काम बिना पैसों के बिल्कुल नहीं होता। सरकार तो कहते हैं बिना खर्ची पर्ची काम होता है। ये तो सरकार का कहने का। अब विकास देखो, विकास की बात करते हैं, सारी गलियां नालियां सब 5000 करोड़ रुपए लग गए हैं आपके यहाँ पे। अरे अशोक जी, 5000 करोड़ तो पलवल से लेकर जीटी रोड के बीच में जो जमीन खरीदी गई है उस पे लगे हैं, जो यहाँ के विधायक ने पैसे कमाए हैं ये उस पे लगे हैं, ना कि शहर के विकास पे लगे हैं। थानेसर में बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार है और अगर मान लो किसी चीज का निकलती भी एजेंसी तो उसका थोड़े दिन में पता लग जाता है कि पेपर लीक हो गया। अभी पेपर दे के बच्चा घर में पहुंचता तो आगे कहते पेपर लीक है। पेपर लीक हो गया, उन बच्चों के पैसे जो जेब से लगे उनको भी रिफंड नहीं किया जाता। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई को लेके 1,47,00,000 रुपए अभी मेरे को पता लगा आरटीआई के माध्यम से, मैं आपको कागज देता इस समय नहीं है, 1,47,00,000 रुपए इन्होंने सफाई का दिया है, नालों का। कल विकास की बात कर रहे थे, अभी विकास के नैया मैं कल दिखाता आपको, शायद आपकी भी नैया डूब जाती है अगर वहाँ का बाजार में दिखते ना पानी इतना खराब। लेकिन हर इंसान परेशान है। मेरा मंडी का काम है, किसानों को उठा लो। किसान सबसे बड़ी ताकत है देश की, विदेश। वो इतने परेशान है बेचारे। पोर्टल के बाद खाते में पेमेंट वो बोलते हैं 72 घंटे में, जाती है 72 दिन बाद। हम तो मंडी से ही रिलेशन है हमारा, सारा मंडी में देखते हैं। बहुत परेशानी है। ये पर्ची खर्ची वाली जो आप बात कर रहे, वही 5% लग गया। चलो 95 तो 2 नंबर में लग रहे हैं। सरकार तो कह रही है 72 घंटे में भुगतान कर देते हैं। एमएसपी भी हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हम फसलें खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जिस टाइम मंडी में आते हैं, कोई मंत्री एमएलए नहीं आता उस टाइम, जिस टाइम ये कार्रवाई चलती है। अभी जीरी की कार्रवाई चल रही है, किसी को ये नहीं पता भी जीरी खरीदेगा कोई। लक्ष्मीनाथ जी, क्या बड़े मुद्दे हैं थानेसर में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी थानेसर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है वो एक भ्रष्टाचार का।
और म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपा है ना, उससे आम आदमी परेशान है। रीजन क्या है कि हर शख्स को, हर परिवार को म्यूनिसिपल कमेटी से काम पड़ता है, और पिछले 10 साल से लोग फैमिली आईडी के अंदर आधार कार्ड के लिए, हाउस टैक्स के लिए, इनके लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और छनपुरा के उम्मीदवार ने श्रीनगर के लाल चौक इलाके में वाक़े स्कूल में अपना वोट डाला। न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो इलेक्शन जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। गैर मुल्की मंदूब के दौरे कश्मीर पर रद्दअमल का इजहार करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये बातें उनके लिए कोई बड़ी माना नहीं रखती, क्योंकि हुकूमत हिंद को कश्मीर में वोटिंग के अमल में वाज़ेह तब्दीली को तस्लीम करना चाहिए और GOI को तस्लीम करना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अलहदगी पसंदों की जमहूरी अमल में शमूलियत यकीनन एक खुशाइन कदम है। उन्होंने कहा कि मुंतज़िर मुहिद्दीन ने पार्टी छोड़ दी और ये उनका फैसला था, लेकिन अपनी पार्टी अब भी इसी मजबूत बुनियाद के साथ मौजूद है। इलेक्शन में जिनको यहाँ मैंडेट नहीं मिला, दूसरी पार्टियों में गए, कुछ लीडर जिनको लगा कि हम इंडिपेंडेंट लड़ना चाहेंगे। मैंने कहा ना, पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, सब हमारे अपने लोग हैं, जो जहाँ हो सब अपने लोग हैं। तो फॉरेन डेलीगेशन अभी विजिट कर रहा है कश्मीर को, किस नज़र से आप देखते हैं? मुझे कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? फॉरेन डेलीगेशंस हमारी जमहूरियत दुनिया के तकरीबन जिन्हें कहा जाता है ना कि वो डेमोक्रेसी के मदर्स एंड फादर्स हैं, हम उनसे अच्छी डेमोक्रेसी है हमारा मुल्क। तो एक विजिबल चेंज दिख रही है, लोग खुलकर निकल रहे हैं वोटिंग क्रॉस में शिरकत के लिए। जो कभी सेपरेटिस्ट हुआ करते थे वो भी मुबारक है। द सेंटिमेंट हैज टू बी यहाँ रेसिप्रोकेटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो। तो कोई मैसेज? बस ये प्रोसेस है। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह करे कि उनके मनपसंद लोग चुन के आ जाएं और वो लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे। लास्ट में ये जानना चाहेंगे, राहुल जी यहाँ आते हैं, स्टेटहुड को काफ़ी उन्होंने जो है उछाला अपनी कैंपेन में, और दूसरी जानिब PM मोदी ने भी बयान दिया कि स्टेटहुड रेस्टोर होगा। तो ऐसे में क्या इस कंपैरिजन को लेकर क्या देखते हैं? अच्छा है अगर मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें इस चीज़ की ज़मानत दे दें कि यहाँ की स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। क्यों? ये दोनों जमातें जब मिली तभी 370-35 से हटा सकी। आज तो खुल के सामने आ ही गया ना कांग्रेस। आज तक तो कहती थी कि नहीं, हमारा कोई रोल नहीं था 370 हटाने में। मैं तो पहले भी कहता था ये हट ही नहीं सकता था जब तक कांग्रेस इनके साथ हाथ नहीं मिलाती। तो मुंतज़िर साहब के अपनी पार्टी से निकलने के बाद मुंतज़िर साहब एक इंडिविजुअल भी हैं, उन्होंने जवाब दिया है और हम सेटिस्फाइड हैं उनके जवाब से। उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी नहीं कहा, मीडिया की आदत होती है थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के। PDP आप बोल रहे हैं कि NC और अपनी पार्टी सेम लाइंस पे चल रही है। चलिए, अगर वो हम समझते हैं हम NC के साथ चल रहे हैं तो उनको मुबारक, BJP के साथ चलना, हमें मुबारक NC के साथ चलना। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कहा कि मेरी दुआ है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला शाह की क़यादत में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान है और भाईचारा मजीद मजबूत हुआ है। रविंदर रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम मरकजी सरकार के कामकाज से काफ़ी मुतमईन है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इस बार कमल खिलेगा। कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारे और खुशहाली के लिए, और जम्मू कश्मीर विकास की नई बुलंदियों को छुए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर ने पिछले 10 साल नई बुलंदियों को छुआ है, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है, और जम्मू कश्मीर ने तरक्की, डेवलपमेंट की नए मुकाम छुए हैं। जमहूरियत के अजीम त्यौहार में लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मोहम्मद
कालू, जो कभी रियासी में नामी दहशतगर्द माना जाता था, उसने भी जमहूरी अमल में हिस्सा लिया और अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने नौजवानों से बड़ी तादाद में घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। मैं नौबाद रियासी का रहने वाला हूँ और मैं इस राउंड अभी गया था, वोट कास्ट करके आया हूँ। तो इसलिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे मुझे कि जो लड़के गुमराह हैं उनके बारे में, तो मैंने उनको यही कहा है। तो मीडिया की तरफ से ये कहता हूँ मैं कि अगर मुझे मौका लगा और मेरी अगर वो आवाज़ सुनते हैं तो उस रास्ते को छोड़कर सीधा रास्ते पर आए और अपनी जमहूरियत बनाए और अपना वोट जो है वो यहाँ पर करें। हमें हर चीज का हक दिया और गवर्नमेंट दे रही है। सरेंडर कब किया था? मैंने 2004 में किया। हाँ, हर मैं मतलब उससे चल रहा हूँ, जमहूरियत के साथ वोट डाल रहा हूँ, अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ। यही चीज हमारे पास, और बाकी साथियों को भी कहता हूँ अगर कोई गलत रास्ते पर है वो सीधे रास्ते पर वापस आ जाए। इसलिए हम वोट डालने के लिए हैं, हमें खुशी है अपना नुमाइंदा चुने के और उनके पास हम जाकर उनको बोल सकते हैं हमारा ये काम जो है ये करें। अलबत्ता ये है कि शांति है हमारे, खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो है शांति है। पिछले दिनों हुआ कुछ मसला, अब रब जाने क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट है, लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के इंतखाबात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है। उन्होंने दूसरे मरहले में वोटिंग शरह में मजीद इजाफे की उम्मीद जताई। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश की। कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। ये मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए अगर शहर की बात करें, कमेटी में कोई भी किसी को काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, सीएससी सेंटर में, ये कोई भी काम बिना पैसों के बिल्कुल नहीं होता। सरकार तो कहती है बिना खर्ची पर्ची काम होती है। ये तो सरकार का कहने का। अब विकास देखो, विकास की बात करते हैं, सारी गलियां नालियां सब 5000 करोड़ रुपए लग गए हैं आपके यहाँ पे। अरे अशोक जी, 5000 करोड़ तो पलवल से लेकर जीटी रोड के बीच में जो जमीन खरीदी गई है उस पे लगे हैं। जो यहाँ के विधायक ने पैसे कमाए हैं ये उस पे लगे हैं, ना कि शहर के विकास पे लगे हैं। थानेसर में बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार है और अगर मान लो किसी चीज का निकलती भी एजेंसी, उसका थोड़े दिन में पता लग जाता है कि पेपर लीक हो गया। अभी पेपर दे के बच्चा घर में पहुंचता तो आगे कहते पेपर लीक है। पेपर लीक हो गया, उन बच्चों के पैसे जो जेब से लगे उनको भी रिफंड नहीं किया जाता। सबसे बड़ा मुद्दा ये। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई को लेके 1,47,00,000 रुपए अभी मेरे को पता लगा आरटीआई के माध्यम से, मैं आपको कागज देता इस समय नहीं है। 1,47,00,000 रुपए इन्होंने सफाई का दिया है, नालों का। कल विकास की बात कर रहे थे, अभी विकास के नैया मैं कल दिखाता आपको, शायद आपकी भी नैया डूब जाती है अगर वहाँ का बाजार में दिखते ना पानी इतना। लेकिन हर इंसान परेशान है। मेरा मंडी का काम है, किसानों को उठा लो। किसान सबसे बड़ी ताकत है देश की, विदेश। वो इतने परेशान है बेचारे। पोर्टल के बाद खाते में पेमेंट बोलते हैं 72 घंटे में, जाती है 72 दिन बाद। हम तो मंडी से ही रिलेशन है हमारा, सारा मंडी में देखते हैं। बहुत परेशानी है। ये पर्ची खर्ची वाली जो आप बात कर रहे, वही 5% लग गया। चलो
95 तो 2 नंबर में लग रहे हैं। सरकार तो कह रही है 72 घंटे में भुगतान कर देते हैं। एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हम फसलें खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, जिस टाइम मंडी में आते हैं कोई मंत्री एमएलए नहीं आता उस टाइम, जिस टाइम ये कार्रवाई चलती है। अभी जीरी की कार्रवाई चल रही है, इसमें ये नहीं पता भी जीरी खरीदेगा कोई। लक्ष्मीनाथ जी, क्या बड़े मुद्दे हैं थानेसर में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है वो एक भ्रष्टाचार का, और म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपा है ना, उससे आम जन आम आदमी परेशान है। जम्मू कश्मीर के क्या है कि हर शख्स को, हर परिवार को म्यूनिसिपल कमेटी से काम पड़ता है, और पिछले 10 साल से लोग फैमिली आईडी के अंदर आधार कार्ड के लिए, हाउस टैक्स के लिए, इनके लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कमेटी गई है। अगर शहर की बात करें, कमेटी में कोई भी किसी को काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, सीएससी सेंटर में, ये कोई भी काम बिना पैसों के बिल्कुल नहीं होता। सरकार तो कहती है बिना खर्ची पर्ची काम होती है। ये तो सरकार का कहने का। अब विकास देखो, विकास की बात करते हैं, सारी गलियां नालियां सब 5000 करोड़ रुपए लग गए हैं आपके यहाँ पे। अरे अशोक जी, 5000 करोड़ तो पलवल से लेकर जीटी रोड के बीच में जो जमीन खरीदी गई है उस पे लगे हैं। जो यहाँ के विधायक ने पैसे कमाए हैं, ये उस पे लगे हैं, ना कि शहर के विकास पे लगे हैं। थानेसर में बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। युवा बेरोजगार है, और अगर मान लो किसी चीज का निकलती भी एजेंसी, तो उसका थोड़े दिन में पता लग जाता है कि पेपर लीक हो गया। अभी पेपर दे के बच्चा घर में पहुंचता तो आगे कहते पेपर लीक है। पेपर लीक हो गया, उन बच्चों के पैसे जो जेब से लगे उनको भी रिफंड नहीं किया जाता। सबसे बड़ा मुद्दा ये। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई को लेके 1,47,00,000 रुपए अभी मेरे को पता लगा आरटीआई के माध्यम से, मैं आपको कागज देता इस समय नहीं है। 1,47,00,000 रुपए इन्होंने सफाई का दिया है, नालों का। लक्ष्मीनाथ जी, क्या बड़े मुद्दे हैं थानेसर में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है वो एक भ्रष्टाचार का, और म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपा है ना, उससे आम जन आम आदमी परेशान है। रीजन क्या है कि हर शख्स को, हर परिवार को म्यूनिसिपल कमेटी से काम पड़ता है, और पिछले 10 साल से लोग फैमिली आईडी के अंदर आधार कार्ड के लिए, हाउस टैक्स के लिए, इनके लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कमेटी गई है। अगर शहर की बात करें, कमेटी में कोई भी किसी को काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली आईडी का की बात कर रहे थे अभी, विकास के नैया मैं कल दिखाता आपको, शायद आपकी भी नैया डूब जाती है अगर वहाँ का बाजार में दिखते ना पानी इतना खड़ा। लेकिन हर इंसान परेशान है। मेरा मंडी का काम है, किसानों को उठा लो। किसान सबसे बड़ी ताकत है देश की, विदेश। वो इतने परेशान है बेचारे। पोर्टल के बाद खाते में पेमेंट वो बोलते हैं 72 घंटे में, जाती है 72 दिन बाद। हम तो मंडी से ही रिलेशन है हमारा सारा, मंडी में देखते हैं। बहुत परेशानी है। ये पर्ची खर्ची वाली जो आप बात कर रहे, वही 5% लग गया। चलो 95 तो 2 नंबर में लग रहे हैं। सरकार तो कह रही है 72 घंटे में भुगतान कर देते हैं। एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि हम फसलें खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, जिस टाइम मंडी में आते हैं कोई मंत्री एमएलए नहीं आता उस टाइम, जिस टाइम ये कार्रवाई चलती है। अभी जीरी की कार्रवाई चल रही है, इसमें ये नहीं पता भी जीरी खरीदेगा कोई। लक्ष्मीनाथ जी, क्या बड़े मुद्दे हैं थानेसर में आपके? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है वो एक भ्रष्टाचार का, और म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार पनपा है ना, उससे आम जन आम आदमी परेशान है। रीजन क्या है कि हर शख्स को, हर परिवार को म्यूनिसिपल कमेटी से काम पड़ता है, और पिछले 10 साल से लोग फैमिली आईडी के अंदर आधार कार्ड के लिए, हाउस टैक्स के लिए, इनके लिए धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो कमेटी गई है। अगर शहर की बात करें, कमेटी में कोई भी किसी को काम हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे फैमिली आईडी का हो, सीएससी सेंटर में, ये कोई भी काम बिना पैसों के बिल्कुल नहीं होता। सरकार तो कहती है बिना।
राहुल गांधी ने जम्मू में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 1947 के बाद रियासत बनाया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दोबारा मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर को दूसरी रियासतों के लोग चला रहे हैं। राहुल ने कहा कि सही तरीका यह था कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाता और फिर इंतखाबात कराए जाते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। राहुल ने कहा कि हम आपको रियासत का दर्जा वापस दिलाने के लिए इंडिया इत्तेहाद की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नहीं मानी तो हम हुकूमत बनते ही जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा वापस कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का वक़ार ख़त्म कर दिया है और जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली को ख़त्म करना चाहती है। गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। राहुल गांधी ने डुगरपुरा सोपुर में एक जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि सेब की कम से कम इमदादी कीमत 72 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से किसानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कुदरती आफत की सूरत में 100% फसल इंश्योरेंस के अलावा आबपाशी की सहूलियात की बेहतरी पर 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है और हमेशा आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नफरत फैलाई है, लेकिन वो जितनी नफरत फैलाएंगे आखिर में मोहब्बत की जीत होगी। अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर तबसरा करते हुए राहुल ने कहा कि इस यात्रा का मकसद मोहब्बत और फिरकावाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना है और ये मुल्क हर मजहब के लोगों का है और यहाँ रहने वाले हर शख्स को हम आहंगी और अमन के साथ रहना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार बराए सोपुर असेंबली हल्का हाजी अब्दुल रशीद डार और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। दो तीन हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं। जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। 100% क्रॉप इंश्योरेंस, जहां भी आपको नुकसान होगा आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। गरीब लोगों का जो एविक्शन हो रहा है वो हम रोकेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हम 2500 करोड़ रुपए आपको देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आपका सेब अमेरिका जाए, जापान जाए, बाकी देशों में जाए, मगर फिर यहाँ आपकी सेब की प्रोसेसिंग की भी प्लांट्स लगे। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने मोहब्बत, जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई और 4000 किलोमीटर चले यहां तक, जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, ये भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, ये सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सामा में जलसेआम से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुकूमत बनेगी वो पीडीपी के साथ ही बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे
फीडबैक आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सेकुलर हुकूमत बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी सेकुलर हुकूमत बनती है, पीडीपी इनका साथ देगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी उम्मीदवार साबा राजेंद्र सिंह के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को शराब के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सेकुलर हुकूमत बनेगी। देखिए, जो भी सेकुलर सरकार बनेगी उस गठबंधन को पीडीपी के बगैर यहाँ कोई गठबंधन सेकुलर नहीं बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जो पहले चरण के इलेक्शन हुए हैं उसका जो फीडबैक मिल रहा है और जो आज इलेक्शन हो रहे हैं जो उसका फीडबैक मिलता है, उससे ये कतई साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉन बीजेपी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। देखिए, सेकुलर सरकार बीजेपी को बाहर रखने के लिए कोई भी सेकुलर सरकार बने, पीडीपी उसको मदद करेगी। वादी कश्मीर की एक सियासी और समाजी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने जिनेवा में दहशतगर्दी के इंसदाद, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और इंसानी हुकूक का तवाज़ुन, अफ्रीका और एशिया में अमन के लिए चैलेंजेस के उन्वान से मुनक़िदा तकरीब में अपने वतन में पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कश्मीर में दहशतगर्दी से हुई तबाहकारी का जिक्र किया। तस्लीमा अख्तर ने इस तशद्दुद के गहरे असरात पर जोर देते हुए कहा कि इस लानत ने लातादाद जाने ज़ाय की, ख़ानदानों को तबाह किया और तबाही मचाई। उन्होंने पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की हिमायत का हवाला देते दिया और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फराहम की जाने वाली तरबियत, फंडिंग और लॉजिस्टिक पुष्टपनाही पर रोशनी डाली। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की शमूलियत को तस्लीम करने की ज़रूरत को दोहराते हुए तस्लीमा ने फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया। The Kashmir region, once celebrated for its breathtaking beauty and serene environment, has been ravaged by terrorism for decades. This scourge has claimed countless lives, destroyed families, and ravaged the social fabric of the valley. While various factors have contributed to this complex issue, one stark reality remains: Pakistani's significant role in perpetuating terrorism in Kashmir. In the 1990s, Pakistan initiated clandestine operation in South Kashmir, targeting areas like Sopore, Shopian, and Baramulla. These regions were deliberately chosen to create a hotbed of militancy, which would eventually spread to other parts of the valley. Pakistan's strategy aimed to bleed India through 1,000 cuts, exploiting Kashmir's strategic location and cultural significance. Pakistan's inter-service intelligence (ISI) providing training, funding, and logistical support to various militant groups, including the Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and Hizbul Mujahideen. These organizations were encouraged to infiltrate Kashmir, spreading terror and destabilizing the region. Pakistan's involvement extended beyond material support, with its military and intelligence agencies actively directing militant operations. और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आज बारिश को चाय पे बुलाते हैं, मचलती बूंदों को थमना सिखाते हैं, बारिश को सुकून का स्वाद चखाते हैं। वाहताज। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो, पाओ माँ का आशीष। है पल पल
की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। पतंजलि शुद्ध गाय का घी। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांबा जिले के रामगढ़ असेंबली में साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने नंदपुर में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर देवेंद्र मनियाल के हक में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। बीजेपी लीडर ईरानी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया है और वहाँ के लोगों को इनके हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से तबके हैं जिन्हें आज़ादी के बाद से आज तक इनके हुकूक नहीं दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके इन लोगों को हुकूक दिए हैं और आज उन्होंने रिफ्यूजी कम्युनिटियों के लोगों को ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। आज आपसे कहने आई हूं कि आप सबने कोविड में मोदी सरकार की सेवा को देखा है, इसलिए चुनाव के दिन रिजेक्शन का इंजेक्शन एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को लगाओ, कमल का बटन दबाओ और देवेंद्र जी को जिताओ। आज ये आप सबसे मैं निवेदन करने आई हूँ। आप सब इस बात से आश्वस्त हैं कि अगर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार होती तो 72 लाख नागरिकों को जम्मू कश्मीर में कभी भी मुफ्त का राशन नहीं मिलता और धारा 370 हटने के बाद लगभग 1,17,000 गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर पहली बार मिला। आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे तो बिजली और पानी के जितने बिल हैं उसमें अगर कोई चुनौती है तो चुनाव बाद देवेंद्र जी यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहे हैं सार्वजनिक कि वो प्रशासन के साथ बैठकर मोदी की गारंटी को बिजली और पानी के बिल में व्यवस्था ठीक करने की गारंटी आपको देते हैं। आज मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रही हूँ। उमर अब्दुल्ला ने गैर मुल्की वफ्द के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि गैर मुल्की वफ्द को बुलाने में क्या फ़ायदा है जब भारत कहता है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है और किसी बैरूनी मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर भारत अपनी बात पर कायम है तो इसे इंतखाबी अमल दिखाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हुकूमत हिंद की हिदायत पर वोट नहीं देते लेकिन हुकूमत ने इनके साथ जो भी किया है वो गलत किया है, इसके बावजूद लोग वोट देते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद हुकूमत बनाने में नाकाम रहा तो बीजेपी हुकूमत बनाएगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि जम्मू कश्मीर के अवाम 5 अगस्त 2019 के फैसले से खुश हैं। उमर अब्दुल्ला ने रफियाबाद के हादीपुरा इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उमर ने कहा कि बीजेपी अगर इक़्तिदार में आती है तो असेंबली में दफ़ा 370 की मनसूखी की तौसीक करेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कश्मीरी अवाम को इन पेशरफ्तों की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की ज़रूरत है। इस मौके पर एनसी उम्मीदवार बराए रफियाबाद असेंबली हल्का जावेद अहमद डार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। रफियाबाद आने का मकसद तो यही है ना कि मैं अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ वोटरों से मिलूं और उनसे गुजारिश करूं कि 1 तारीख को जब वोट पड़ने हैं तो यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद डार साहब को यहाँ से कामयाब करें। अब जहाँ तक आपके दूसरे सवाल के हवाले से आपने किया कि यहाँ जो फॉरेन डेलीगेशन आया है, मैंने अपनी तकरीर के में भी उसके हवाले से बात की। समझ में नहीं आता उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए तो उनको यहाँ लाके इलेक्शन क्या दिखा रहे हो आप। दूसरी बात, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे वोट नहीं डाल रहे हैं, यहाँ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारा कुछ करने के बावजूद वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, परेशान करने में, सताने में हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन लोगों को यहाँ लाके ये दिखाने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। अब इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हम ठीक करना शुरू करेंगे। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असेंबली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। उधमपुर में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने ITI कॉलेज उधमपुर के खुसूसी पोलिंग स्टेशन में अपने हक राय का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कश्मीर रीजन के 15 और असेंबली हल्कों में वोटिंग हुई। पोलिंग स्टेशन पर माहौल जोश और अज़्म से भरा हुआ था। कई दहाइयों से अपने वतन से दूर कश्मीरी पंडित वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले, जिनमें ख़वातीन वोटर्स के साथ साथ पहली बार वोट देने वाले भी शामिल थे। हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर और इसके इर्द गिर्द पैरा मिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया था ताकि वोटरों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। कश्मीर रीजन के 15 हल्कों के लिए खुसूसी पोलिंग स्टेशनों के लिए उधमपुर में रजिस्टर्ड कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों की कुल तादाद 352 है। इंतखाबात में इतने लंबे अरसे तक अपने घरों से दूर रहने के बावजूद इन कश्मीरी पंडितों ने अपने जमहूरी हुकूक के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा किया। तो यही अपना IIT कॉलेज अपना कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब अरेंजमेंट वगैरह सब अच्छा, बहुत अच्छा किया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब आराम से हमने अपना वोट डाला और हमें बहुत खुशी हुई कि एक कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी इन्होंने मतलब ये एक मौका दिया। तो सरकार से साथ में हम यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ की जो लोगों को परेशानी है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको देखा जाए, उनको मतलब यहाँ पे आके मतलब जो भी है परेशानी वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वोटर्स को मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो लोग मतलब जो सोच रहे हैं मतलब अपना वोट बेकार मतलब फालतू में ना, मतलब अपना ये जो वोट है फालतू में ना डाला जाए, मतलब यहाँ पे आएँ और बढ़ चढ़ कर भाग लें और वोट डालें अपना। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने जो हब्बा कदल हल्के में अपने हक राय का इस्तेमाल किया। ANC हब्बा कदल हल्के से मजीद 15 उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुजफ्फर शाह ने कहा कि कश्मीर के लोग खासतौर पर हब्बा कदल से कश्मीरी पंडित इस बार सबको हैरान करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह जुड़े हुए हैं, जो इस बार हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। हम इस वक्त हब्बा कदल में मौजूद हैं, मजीद बात करते हैं। शाह साहब, कैसे लग रहा है? हाउ इज इट गोइंग राइट नाउ? वेल, पीपल आर कमिंग आउट, बाहर आ रहे हैं लोग आस्ते आस्ते। मुझे लगता है 3-4 बजे के आसपास दिल बी ए वेरी ब्रिस्क पोलिंग और अंदाजा है कि एक रिजल्ट तो होगा ये कि आपका 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में सेंट्रल रूल खत्म हो जाएगा। ऐसा आपको लग रहा है? 100%। अच्छा, हमने देखा आपको छोड़ के और 15 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स हैं कहीं यहाँ पे। किस तरीके से आपको चैलेंज लग रहा है? आपको लग रहा है बिकॉज अ लॉट ऑफ लीडर्स आर सेइंग, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सेइंग कि वोट डिवाइड करने के लिए इन कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया है। वो जाने जो बोल रहा है, मेरी अंदाजा है कि पीपल विल वोट एन मास। वो ऐसे आदमी के लिए वोट करेंगे जो उनको पता है कि हमारे लिए लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी और बाईमान और बासलाहियत है। आई एम होपिंग दैट इट विल बी अ वेरी गुड टर्न। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।